गुड मॉर्निंग क्लास। भी अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो गया था। मैंने आपको कुछ भेज दिए थे, नोट्स भेजे थे, तो सुनना समझना कोशिश करना। नया चैप्टर नंबर 3 बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 3 है, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। रटना है, बिल्कुल रटना है, समझने की कोशिश भी करना। प्रिंसिपल्स दिए हुए ऐसे कैसे अपन को याद करनी है। नोट्स मैंने भिजवा दिए थे, फिर भी आप ट्राई करना। हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स है, उनको अंगुलियों पे याद कर लो। ऐसे रट लो, कैसे भी रट लो, कैसे भी फॉर्मूला बना लो, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा रिपीट करो, बार बार अंगुलियों पे रिपीट करो कि ये एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3, लेकिन आपको 14 के 14 हेनरी फ्यूल के सिद्धांत आने चाहिए। यू मस्ट बी लर्न दीज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट। इनमें से बीच में किसी के भी कोई पूछा जा सकता है, कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो मेरे से आप लिख लेना, पूछ लेना। अभी तो मेरी 2-3 दिन क्लासें लगेगी, उनको सुन लो कि 2-3 दिन में ये मैं पूरे प्रिंसिपल्स कराऊंगा। उसके बाद में कुछ आपके समझ में नहीं आए तो यू मे आस्क मी कि सर इस प्रिंसिपल में क्या कहना चाहता है। ज़्यादा मोस्ट नहीं है, 1 to 10 ज़्यादा मोस्ट है, उसके बाद तो नॉर्मल है, सब आते नहीं है। 1 to 10 में कुछ भी आ सकता है। अब चलते हैं प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या होता है, तो बेटा सीधी सी बात है, इसके अंदर अगर आप डेफिनेशन वाइज देखोगे तो कुछ भी नहीं है। डेफिनेशन प्रिंसिपल की कुछ नहीं होती, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है, किसी व्यक्ति का नेचर और व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य इन सिस्टमेटिक वे। ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कार्य किया जाता है, ऐसे एक मैनेजमेंट होता है जिसको अपन किसी कार्य को इफिशिएंटली प्राप्त करने के लिए कुछ हमारा वे होते हैं, उन वे को कम्युलेटिवली हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स है। तो देखे हैं मैंने नोट्स के अंदर क्या भेजा है, क्या लिखा है, मैंने खुद को नहीं ध्यान है, ऐसे आपको भेजा था, पढ़कर देखा था कि अच्छा लिखा है, ठीक है। अब आप देखो, मुझे पूछते हो नहीं कुछ, चलो ठीक है, समझ में आ जाता होगा आपके, बहुत होशियार हो आप, लेकिन फिर भी देखो क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर टू द मैनेजर। क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट आर टू द मैनेजर। किसके लिए, मैनेजर के, एज ए टेबल मटेरियल, एक तरह से मटेरियल का काम करता है। क्यों करता है भैया, क्योंकि आपको पता है इस बात का कि एक मैनेजर है, मैनेजमेंट के अंदर एक जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको बोलते क्या अपन, मैनेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनेजर। तो मैनेजर के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्या है कि भैया वो काम करे। तो इसमें क्या लिखा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द मैनेजर एज ए टेबल ऑफ मटेरियल। ये जो प्रिंसिपल है मैनेजर के लिए क्या है, टेबल ऑफ मटेरियल है, स्ट्रेंथ है एंड वीकनेस है, इज टू ए सिविल इंजीनियर, जिससे एक सिविल इंजीनियर के लिए होती है। इनफैक्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बोन का मतलब रीड के डी, या डी टू द मैनेजर्स, ठीक है। दे सर्वे ए रोड मैप फॉर मैनेजर्स, हमें एक रास्ता दिखाता है। क्या दिखाता है, रोड मैप, एक रास्ता दिखाता है। गूगल पे अपन सर्च करते हैं ना रोड मैप, कि किधर से जाना है, ये रास्ता कहाँ जा रहा 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 है, इधर से कोई रास्ता जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा, फिर यहाँ से टर्न लो, फिर यहाँ टर्न लो। इट मीन्स अगर हमें मंजिल तक पहुँचना है तो मैनेजरियल प्रिंसिपल हमारे बहुत काम आने वाले हैं, ये समझ लो बेटे। तो कहने का मतलब हमें एक रोड मैप के रूप में कार्य करता है, विथ विच दे कैन थिंक, जिसके बारे में वो सोच सकते हैं, एंड डू दियर मैनेजरियल जॉब सिस्टमेटिकली एंड स्मूथली, ताकि वो सिस्टम से काम कर सके और स्मूथली काम कर सकते हैं, ताकि हम वी कैन गेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ये लाइन आप लिख देना साथ में। आगे चलते हैं, दे इंक्रीज द, दे कौन, प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल्स, ये जो है ना प्रिंसिपल्स, ये दे इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, crystallize the nature of management, essential for the training managers as it help in coordination human, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, उन मैनेजमेंट के अंदर जो असेंशियल पॉइंट है ट्रेनिंग के लिए वो तैयार करता है। मतलब प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमें कोई चीज़ मैनेज करनी है तो उसके लिए कहाँ पे अपन को ब्रेक देना है, कहाँ पे को कंटिन्यू चलना है, ये सारी चीज़ें अपन को बता के चलता है।
तो कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एफर्ट्स विद द फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये सब मतलब कोऑर्डिनेशन हो गया ना, फाइनेंशियल पैसा है या नहीं है, लेबर है या नहीं, एंड इम्प्रूव रिसर्च इन मैनेजमेंट बाय सर्विंग एज बेस ऑफ द फ्यूचर रिसर्च और हेल्पफुल इन फुलफिल्ड। तो ये जो है मैंने ये जो पैराग्राफ 2 लिखे हैं ये एक बैकग्राउंड है, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप किताब में देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब चलते आगे क्या लिखा है, जैसे ने बात क्या कही, हेनरी फ्यूल हु इज रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ द मैनेजमेंट हैज फॉर्मुलेटेड ए सेट ऑफ 40 प्रिंसिपल विच आर यूनिवर्सली फॉलोड। मतलब हेनरी फ्यूल ने 14 ऐसे सिद्धांत दिए थे बेटा, जो देखो आपके बुक के अंदर हर व्यक्ति ने सिद्धांत दिए, किसी अलग अलग राइटर्स ने नाम दिए हुए होंगे देखना आपके बुक के अंदर, तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, लेकिन हेनरी फ्यूल ने जो सिद्धांत लिखे हैं, जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो 14 प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो सब जगह लागू होते हैं, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक किचन के अंदर लागू होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिद्धांत अपन को बताए हैं जिनके अपन स्टडी 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन पहले मैंने आपको नोट्स के अंदर क्या लिखा है एक एक करके मैंने आपको सारे लिख दिए थे। तो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 14 पॉइंट है, 14 प्रिंसिपल। देखो फिर मैं एक एक करके कल वाले वीडियो के अंदर अपन 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे, लेकिन एक बार देखो क्या लिखा हुआ है, डिवीजन ऑफ वर्क एंड और स्पेशलाइजेशन। देखो जैसे बेटा मैं मेरी बात करूँ कि मेरे को कोई ये कहते कि आपको साइंस पढ़ाना है, इज इट पॉसिबल? आप खुद बताइए। यस पढ़ा दूंगा, चलो ठीक है, 10th क्लास तक पढ़ी हुई है, 10th क्लास तक पढ़ा भी दूंगा, लेकिन कितनी तो मेरे को खुद को पढ़ना पड़ेगा। क्या वो एफिशिएंसी आ सकती है जो दिनेश जी सर में पढ़ाते हैं? अकाउंट्स में वो एफिशिएंसी आ सकती है 12th क्लास के अकाउंट्स के अंदर जो असलम जी सर पढ़ाते हैं? नहीं आ सकती बेटा, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कहने का मतलब होता है जिस व्यक्ति का जैसा स्पेशलाइजेशन होना, उस व्यक्ति को वही जॉब देनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है, उस प्रिंसिपल का भी यही मानना है। कौन से प्रिंसिपल का? हेनरी फ्यूल ने जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दिया ना, उसका भी यही मानना है कि डू द वर्क एज अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन ऑफ द पर्सन। जिस व्यक्ति की जैसी स्पेशलाइजेशन है उसको वैसा ही काम करना चाहिए और देना भी चाहिए। मैनेजर का ये कायदा होता है। फिर चलते अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा एक फिल्म देखी थी मैंने एक बार साउथ की, तो उसके अंदर उसने एक वर्ड बोला था अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी किताबों में तो हमेशा पढ़ा, लेकिन उसमें पहली बार मैंने देखा था कि कोई व्यक्ति काम करता। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है बेटा जवाबदेही, जिम्मेदारी। इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति के पास कोई पावर होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वही व्यक्ति होगा ना जिसने पावर का यूज किया है। हर व्यक्ति की कोई ना कोई घर के अंदर जवाबदेही। आपके पापा की जवाबदेही क्या है कि आप 3-3, 4-4 बच्चे हैं या 2 बच्चे, 3 बच्चे, उनको पढ़ाना। वो गलत काम पे जा रहे हैं तो मोहल्ले वालों को जवाब कौन देंगे? आपके पापा को देना पड़ेगा। अगर आप अच्छे पढ़ते हो तो वो उसकी फायदे किसने लेंगे? उसकी बड़ाई कौन सुनेंगे? पापा सुनेंगे। तो इट मीन्स आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। अगर आप संस्था में काम करते हो, अपने प्रिंसिपल सर की जवाबदेही क्या है? ऑल ओवर स्कूल। मेरी जवाबदेही कहीं है, मेरी जवाबदेही ये है कि मैं 11th-12th के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो क्या उनकी बीओ समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई अदर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। क्लास टीचर न होने के नाते सारे सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर चलो ठीक है अभी ऑनलाइन चल रहा है, मैं कुछ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, सीधी बात है, लेकिन when you come in school then there will be the conduct of all our system which was we followed in 11th class। तो वो सब अपन फॉलो करेंगे वापस। ठीक है। और दूसरी बात सभी बच्चों से मैं ये कह रहा हूँ जो आप क्लास ले रहे हो कि भैया आपके कुछ फाइन्स के पैसे इकट्ठे किए थे, याद होंगे आपको। अभी भी मेरे प्लस में ऐसे के पैसे पड़े हैं। when you will come in school then there will be organized party by us, टुगेदर पार्टी। हम आपके पैसों को यूज करेंगे। ठीक है। तो ऐसा मत माना कि सुनील सर वो खा गए हैं पैसे, मेरे पास अभी भी पर्स में वैसे के वैसे पड़े जहाँ पे थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं अपन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको खुद को अच्छे से पता है मीनिंग का, अपन अंदर मैनेजमेंट कल डिस्कशन कर लेंगे। इसका डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप डिसिप्लिन्ड रहो। इसका मतलब जो काम जैसे करना है, कौन से टाइम पे करना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति के दौरान, ये सारी चीज़ें। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक व्यक्ति के द्वारा सब व्यक्तियों के द्वारा कैसे काम करना होता है, तो उसकी यूनिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी बीच में आके काम कर रहा है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश कौन देगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ जनरल इंटरेस्ट मतलब प्रत्येक व्यक्ति का इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे जो इसके अंदर मेन चीज़ है, जिसमें मेन गोल होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, उसी गोल के सब के इससे टुकड़े होने चाहिए इंडिविजुअल गोल में भी। ऐसे नहीं है कि ये तो तैयारी कर रहा है LLB की,
और ये कर रहा है यहाँ पे ये सेंस तय सी की, तो कैसे पॉसिबल होगा? इसका मतलब जो अगर सी की सेंस तय सब बच्चों को पास कराना है तो सबका टारगेट क्या है कि आईपीसीसी सीपीटी को क्लियर करे। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम जैसे वैसे इंडिविजुअल का इंटरेस्ट भी होना चाहिए। फिर है रेमुनरेशन कैसे देना है, क्या देना है, सेंट्रलाइजेशन किसी भी चीज़ को सेंट्रलाइज करना, और फिर इसके बाद दे रखा है स्केलर चेन और हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब ऊपर से नीचे कैसे बटा हुआ है, जैसे भाई ऊपर एक मैनेजर होता है, इसके नीचे 2 मैनेजर मान लो, फिर इसके ये दोनों मैनेजरों के नीचे बहुत सारे मैनेजर हो जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे बहुत सारे सुपरवाइज़र होते हैं, तो ऐसे अथॉरिटी बटी हुई होती है बेटा नीचे इसको बोलते हैं हायरार्की। फिर ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, इक्विटी का मतलब समानता है या नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब किसी व्यक्ति का फिक्स है, ऐसे नहीं कि होता है, इनिशिएटिव चलाना, स्पिरिट डेक क्रॉफ्ट, इसको अपन ध्यान से देखेंगे, ये कोई लैटिन वर्ड की फ्रेज है, ठीक है। तो ये ऑल दीज आर द 14। तो एक बार इनको है याद करने की कोशिश करना, कैसे डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन का मतलब स्पेशलाइजेशन, काम को बांटेंगे किसके अकॉर्डिंग, स्पेशलाइज करना। फिर उसकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेटेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू, देखो इसको ऐसे याद करेंगे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति का इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट, जनरल का मतलब कॉमन, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। रेमुनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट होती है फिर उसको एक 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 धागे से बांध के रखती है ना अपने, सेंट्रलाइजेशन। फिर सोशल चेन, स्केलर चेन, जिसको हायरार्की अथॉरिटी कह सकते हैं, इसकी हायरार्की अथॉरिटी जो मैंने आपको बना के बता दी है। ऑर्डर इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, इनिशिएटिव और स्पिरिट डी क्रॉप्स, ये याद करना है। फिर अपन है ना कल इनका एक एक करके, देखो ये लिखे हुए मेरे नोट्स भेज दिए, इनका डिस्कशन करेंगे।